तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ा था, इंडेमनिटी पढ़ा था और गारंटी पढ़ा था। ठीक है। अगर जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ जा करके देख सकते हैं, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछेगा। तो आज हम पढ़ने वाले फिफ्थ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का सबसे लास्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सेक्शन 183 में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है। क्या होता है? Agency can be defined as the relationship between two person has authority to act on behalf of another, bind him or her in a legal relationship with the third party. ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है? दो पर्सन होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल होता है और एक हो जाएगा उसका एजेंट, जिसने उसको अथॉरिटी दी हुई है एजेंट को कि तुम मेरे बिहाफ में ये काम करो किसी थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है। या किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई डीलिंग करो मेरे बिहाफ में। ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है वो कौन हो गया? जो ऑर्डर दे रहा है, जो अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है। ठीक है। जिसको किया जा रहा है वो क्या हो गया? एजेंट हो गया। ठीक है। और जिसके साथ वो करेगा वो हो गया हमारा थर्ड पार्टी। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ जैसे मैं आपको बताती हूँ, राम की एक बहुत बड़ी दुकान है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। ठीक है। गुड्स का डीलिंग करता है वो। और राम ने क्या किया? अपने छोटे भाई श्याम को कहा कि तू 5 लाख के गुड्स को रोहन को सेल करके आ। ठीक है। तो यहाँ पे एजेंट कौन हो जाएगा? श्याम हो जाएगा, उसका भाई। ठीक है। यहाँ पास एजेंट कोई भी हो सकता है, जिसको भी प्रिंसिपल अपना अथॉरिटी देना चाहे वो उसको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। अब श्याम क्या करेगा? रोहन के साथ जाकर के 5 लाख की डीलिंग करेगा। तो थर्ड पार्टी कौन हो गया? रोहन हो गया। ठीक है। देखिए क्या होता है, कभी कभी जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, जो ओनर है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में है राम। ठीक है। जो ओनर है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ एक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाता। कुछ चीजें ऐसी होती है जो चीज वो नहीं कर पाता। हो सकता है कि राम बीमार हो और वो गुड्स की डिलीवरी नहीं कर पा रहा हो, गुड्स की डीलिंग नहीं कर पा रहा हो। तो ऐसे मौके पर, ऐसे समय पर क्या करता है प्रिंसिपल? अपने लिए एक एजेंट हायर करता है। एजेंट कोई भी हो सकता है, जिसको भी प्रिंसिपल चाहे अपना एजेंट बना सकता है। और अगर एजेंट से कोई भी मिस्टेक हो जाता है, कोई भी गलती हो जाता है, या फिर वो अपना परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाता, जो भी उसको काम दिया गया, जो भी उसको अथॉरिटी दी गई, अगर उसका गलत फायदा उठाता है, या फिर अगर वो कोई भी काम करने में असमर्थ रहता है, तो ये पूरी जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रिंसिपल की बनती है, जो कि जिसने अथॉरिटी एजेंट को प्रोवाइड की या फिर एजेंट को हायर किया अपने काम करने के लिए। ठीक है। तो पूरी ड्यूटी या पूरी लाइबिलिटी यहाँ पास किसकी हो जाती है? प्रिंसिपल की हो जाती है। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजेंसी। क्या क्या होता है? पहला पॉइंट है लीगल बाइंडिंग। ठीक है। यानी कि जो भी ये वैसे तो हम जानते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो बिल्कुल लीगल होता है, उन दोनों पार्टी के बीच में बिल्कुल ही लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? लीगल बाइंडिंग। यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में लीगल बाइंडिंग होनी चाहिए। यानी कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को कोई भी काम दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए प्रिंसिपल भी पूरी तरीके से लाइबल होगा कि अगर कुछ भी गलत होता है, ठीक है, तो वो लीगली बाइंड होता है उस चीज के लिए, और उस चीज के लिए लाइबल होता है कि अगर नुकसान होता है तो फिर पूरा पूरा जिम्मेदार कौन हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। वहीं बस एजेंट भी पूरी तरीके से लीगली बाइंड होता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किया है प्रिंसिपल के साथ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना जो है उसका ड्यूटी बनता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कंसिडरेशन इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है। अब ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कंसिडरेशन मैंडेटरी नहीं है। अभी तक हमने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े उसमें सब क्या थे? सब में कंसिडरेशन किया जाता था, दिया जाता था। ठीक है। ए वाला कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? कंसिडरेशन इसमें जरूरी नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है। जो कि जो प्रिंसिपल है और जो एजेंट है, उन दोनों के बीच में बोला जा रहा है कि कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कंसिडरेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? कैपेसिटी ऑफ एजेंट। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जो भी प्रिंसिपल होगा वो एजेंट को हायर करता है, तो एजेंट का पूरी तरीके से वो कैपेबल होना चाहिए कि वो उस एक्ट को परफॉर्म कर सकता है, वो इस लायक होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एंटर कर सकता है, यानी उसमें एक काबिलियत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एजेंट दिमागी रूप से बीमार है या फिर जो है वो करना नहीं चाहता उस कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी पूरी मंजूरी होनी चाहिए एजेंट की, और वो कैपेबल भी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एंटर करने के लिए। ठीक है। फोर्थ क्या है? अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट।
अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि प्रिंसिपल डेटर जो अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहा है ना एजेंट को, ठीक है, तो एजेंट के पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल करके किसी के साथ डीलिंग कर रहा है, ठीक है। एजेंट के पास पूरी पूरी प्रिंसिपल के द्वारा दी गई अथॉरिटी होनी चाहिए, तब जाके ही वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहलाएगा। अब पढ़ते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी किस किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। पहला क्या है, एक्सप्रेस एजेंसी। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सप्रेस एजेंसी यानी क्या बोला जा रहा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न में भी होना चाहिए या फिर ओरल में होना चाहिए, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह या तो रिटर्न में होना चाहिए या तो ओरली एक्सप्रेस होना चाहिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस एजेंसी, यानी कि इस तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को क्रिएट किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है एजेंसी बाय स्टॉपल, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है। एजेंसी बाय स्टॉपल का क्या मतलब होता है कि अगर कोई एजेंट या फिर कोई व्यक्ति, ठीक है, एजेंट की तरह एक्ट करता है, उसके पास असल में अथॉरिटी प्रिंसिपल ने नहीं दी हुई है लेकिन वो एजेंट की तरह एक्ट करता है और थर्ड पार्टी को ये कन्वेंस कर लेता है और उसके साथ डीलिंग भी कर लेता है, तो यहाँ पर ये इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, एजेंसी बाय स्टॉपल बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय नेसेसिटी बहुत ज्यादा सिंपल है कि अगर कोई हमारा जरूरी काम हो, एक जरूरी पर्पस हो, एक जरूरी ऑब्जेक्ट हो, तो उसकी वजह से भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट बाय रेटिफिकेशन के क्या मतलब है कि जैसे हमने देखा है एक व्यक्ति है जो कि एजेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है, उसके पास रियल में अथॉरिटी नहीं दी गई है प्रिंसिपल के द्वारा, कोई भी लीगल बाउंडेशन में नहीं है एक प्रिंसिपल और एजेंट, लेकिन एजेंट क्या एक व्यक्ति क्या करता है, एजेंट की तरह एक्ट करके थर्ड पार्टी को ये कन्विंस कर लेता है कि मैं एक एजेंट हूँ, मुझे इसने भेजा है, मुझे इसने ये काम करने को दिया है और मैं आपके साथ डीलिंग करना चाहता हूँ। इस तरीके से अगर एजेंट जो है कन्विंस कर लेता है थर्ड पार्टी को, ठीक है, और बाद में ये पता चलता है कि नहीं, उसके पास तो कोई भी अथॉरिटी प्रिंसिपल के द्वारा दी ही नहीं गई है, और अगर ये बात जो है प्रिंसिपल के सामने खुलती है, आती है कि प्रिंसिपल ने उसको अथॉरिटी नहीं दी है, फिर भी वो एजेंट की तरह एक्ट करके जो है डीलिंग कर लिया है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा, ठीक है, वो उस चाहे तो उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है, यानी कि रेटिफाई भी कर सकता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कहते हैं। अब देखते हैं ड्यूटीज ऑफ एजेंट क्या होता है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, टू फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। सेक्शन 211 में बताया गया है कि एक एजेंट की ये पूरी पूरी ड्यूटी बनती है कि वो प्रिंसिपल के सारे जो डायरेक्शंस है, सारी जो बातें वो माने, उसके डायरेक्शंस को फॉलो करे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, टू एक्ट विथ रिजनेबल स्किल्स, जो कि सेक्शन 212 में बताया गया है कि एक एजेंट को रीजनेबल स्किल्स के साथ काम करना होगा, यानी वो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल ना दिखाए वहां पर, जो कि प्रिंसिपल लेटर उसको बोल रहा है करने के लिए सिर्फ वही एक्ट उसको परफॉर्म करना है, उसको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल अपना नहीं दिखाना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, टू मेंटेन एंड रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, इसका सेक्शन है 213, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो एजेंट है उसको जो भी ड्यूटी दी गई है, जो भी उसको एक्ट दिया गया परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उसका वो पूरे पूरे तरीके से मेंटेन करे अकाउंट्स को, सारे अकाउंट उसके मेंटेन होने चाहिए, सारे ड्यूटीज उसके बिल्कुल सही होने चाहिए। ये सारे पॉइंट किस में लिखा हुआ है, सेक्शन 213 में लिखा हुआ है। फोर्थ में बताया गया है नॉट टू डील इन हिज ओन अकाउंट, ठीक है, जैसे कि इसमें बताया गया है थर्ड पॉइंट में कि एक एजेंट को क्या करना होगा, पूरा पूरा जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, पूरा पूरा जो अकाउंट है वो मेंटेन करना करके रखना होगा, ठीक है। वैसे क्या गया है फोर्थ में कि एजेंट अपने अकाउंट से डीलिंग नहीं कर सकता, अगर वो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में काम कर रहा है, ठीक है, तो पूरी जो अकाउंटेबिलिटी बनती है वो टुवर्ड्स द प्रिंसिपल बनती है। जो एजेंट है वहां पर उसका खुद का पर्सनल कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल के एक एक्ट परफॉर्म कर रहा है बस, ठीक है। सेक्शन 215 में बताया गया है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, टू डिस्क्लोज सीक्रेट प्रॉफिट्स, ठीक है।
सेक्शन 216 में बताया गया कि जो एजेंट है उसको जो सारे प्रॉफिट्स है, ठीक है, सीक्रेट प्रॉफिट हो, नॉर्मल प्रॉफिट हो, कोई भी प्रॉफिट हो, एक भी प्रॉफिट उसको प्रिंसिपल से नहीं छुपाना, क्योंकि वो बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ही एक्ट परफॉर्म कर रहा है। उसका वहां पे खुद का कोई रोल नहीं है, खुद का कोई पैसा नहीं है, वो पूरे तरीके से जो है डिपेंड है प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। उसके प्रॉफिट पे एजेंट का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, वो पूरा जो प्रॉफिट है वो प्रिंसिपल का ही है, ठीक है। तो ड्यूटीज हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं राइट्स ऑफ एजेंट क्या होता है, ठीक है। अब राइट ऑफ एजेंट क्या होता है? टू रिटेन मनी रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट, ये लिखा हुआ है प्रिंसिपल अकाउंट, ठीक है। सेक्शन 217 में बताया गया है टू रिटेन मनी रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बीच में जो भी पैसा रिसीव होता है, जो भी रेम्यूनरेशन रिसीव होता है, वो सबसे पहले कौन रखता है? एजेंट ही रखेगा, ठीक है, क्योंकि वही तो डीलिंग कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पास एजेंट के पास सारे समझ लीजिए पैसे, ठीक है। और यदि प्रिंसिपल जो है वो किसी तरीके का कोई भी नाटक करता है एजेंट को पैसा देने के लिए, उसका कमीशन जो बन रहा है वो देने के लिए, ठीक है, तो ये एजेंट के पास अधिकार होगा कि वो प्रिंसिपल के सारे पैसे को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि उसके हक के पैसे, एजेंट के हक के पैसे उसको प्रिंसिपल नहीं दे देता, ठीक है। सेक्शन 217 में लिखा हुआ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, ठीक है। अब एजेंट ने परफॉर्म किया है अपना एक्ट अगर सही से सब कुछ डायरेक्शन फॉलो करते हुए, तो उसको पूरा ये अधिकार होगा कि उसको उसके लिए रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? राइट टू लीन। राइट टू लीन का क्या मतलब है कि अगर कोई गुड्स की डीलिंग कर रहा है एजेंट, ठीक है, और यदि प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को उसके कमीशन नहीं दे रहा, उसका रेम्यूनरेशन नहीं दे रहा, ठीक है, तो यहाँ पर एजेंट का पूरा ये राइट बन जाएगा कि वो प्रिंसिपल के गुड्स पे अपना अधिकार जमा सकता है, तब तक उस गुड्स को अपने पास रख सकता है जब तक कि उसको उसका पेमेंट या रेम्यूनरेशन नहीं मिल जाता तब तक, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? राइट टू बी इंडेमनीफाइड। सेक्शन 222 और सेक्शन 224 में बताया गया है राइट टू बी इंडेमनीफाइड। अब इसका क्या मतलब होता है? अगर किसी कारणवश, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंट को किसी भी तरीके से नुकसान होता है क्योंकि वो बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल काम कर रहा है, ठीक है, उसके बिहाफ में कोई एक्ट को परफॉर्म कर रहा है, और इस बीच अगर एजेंट को कोई भी नुकसान होता है तो उसका पूरा ये राइट बनता है, अधिकार बनता है कि वो प्रिंसिपल से उसके लिए इंडेमनीफाइड हो, ठीक है, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो उसको कंपनसेशन देगा, इंडेमनीफाई करेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? राइट टू कंपनसेशन फॉर प्रीमेच्योर रिवोकेशन ऑफ एजेंसी। सेक्शन 205 में बताया गया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को प्री मैच्योर पीरियड में ही खत्म किया जाता है, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो होगा ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट में टाइमिंग तो लिखी गई होगी। अब वो ड्यू डेट से पहले, एक्सपायरी डेट होने से पहले ही अगर प्रिंसिपल जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को खत्म करना चाहता है, टर्मिनेट करना चाहता है, तो यहाँ पर जो भी नुकसान अगर एजेंट को होता है प्री मैच्योर पीरियड में खत्म करने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी अगर नुकसान एजेंट को होता है तो एजेंट का ये पूरा राइट बनेगा कि वो कंपनसेशन लेगा प्रिंसिपल से, क्योंकि उसको प्रिंसिपल की वजह से नुकसान सहना पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का। अगर आपको इसके फुल नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगी। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के सारे नोट्स मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगी, बस आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।